Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and I hope that all you must be doing fine और आप लोग खुश हैं। एक आज की जो कोटेशन मैं सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ कि the only source of happiness is to seeing the things in a positive way. So इसलिए अगर आप स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स हैं समझने समझाने में, तो आप पॉजिटिव हो जाएं तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, ये स्लाइड पे भी लिखा है कि चैप्टर 3 का 4 पार्ट हमने आज स्टडी कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक था क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें तो स्टूडेंट्स हमें ये पता चलता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया इस चैप्टर को, और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि हम एक नई मोड़ पे हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में भी लिखा था चैप्टर 3 का, ये क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। और हमने यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ा, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्लासिकल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने जाहिर है कि उसके साथ साथ जो है वो केन्स को भी पढ़ा, और एक्चुअल और फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की, केन्सियंस रेवोल्यूशन की बात की, क्लासिकल रेवोल्यूशन की बात की। फिर हमने साथ साथ मर्केंटलिस्ट की भी बात की। तो फिर हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन में कैपिटल और लेबर की बात की। फिर हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, और किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट का रोल भी जाहिर है कि प्रोडक्शन के अंदर क्या हो सकता है। फिर हमने ये पढ़ा जी कि हमने देखा कि एक लेबर जो है उसके मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर उसको जो है वो रियल वेज मिलती है। फिर हमने उसकी कॉस्ट को भी देखा। फिर हमने कहा कि लेबर सप्लाई जो है वो फंक्शन है रियल वेज का, जो कि और लेबर डिमांड भी सब फंक्शन है रियल वेज का। फिर हमने लेबर मार्केट के अंदर सप्लाई कर्व की डेरिवेशन की, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग काम था। और ये इस डायग्राम को हमने देखा। फिर हमने देखा कि तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन है, लेबर की डिमांड है, लेबर की सप्लाई है, और उसी की मदद से हमने डिफरेंट रिजल्ट्स निकाले। पार्ट 3 के अंदर भी हमने फर्दर इसको प्रोडक्शन को ही, क्योंकि हमारा टॉपिक तो वाइज फंक्शन ऑफ के बार और लेबर था, इसलिए हमारा प्रोडक्शन साथ साथ टाइटल चलता रहा है, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट साथ साथ चलेगा। इस डायग्राम में हमने देखा कि हमारी लेबर और डिमांड और सप्लाई जो है वो जहाँ इक्वल हो जाएगी तो रियल वेज डिटरमिन होता है, और उसी रियल वेज के ऊपर जो है एम्प्लॉयमेंट का लेवल ये हमारे पास आता है। और साथ साथ फिर हम उस एम्प्लॉयमेंट के लेवल की वजह से हम आउटपुट को जो है वाई नॉट तक जनरेट करते हैं। तो पता चला कि वाई इज फंक्शन ऑफ कैपिटल कांस्टेंट एंड लेबर। तो ये हमने साबित कर दिया कि वाई जो है वो लेबर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फिर हमने डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो देखी। हमने ये डायग्राम जैसे कि नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी हमने बहुत सी चीज़ें जो है वो देखी हैं कि जो हमें नज़र आता है कि कैसे रियल वेज कांस्टेंट रहने से आप जो है वो इसको बेहतर कर सकते हैं। तो आज हमें सॉरी, हमें आज का जो लेक्चर है वो हमारा जो है टॉपिक 3 है। और टॉपिक 3 को हमने अब इसे फर्दर एलेबोरेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। हमने यहाँ पर देखते हैं कि वी फर्स्ट कंसिडर द फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द रिलेशनशिप फॉर लेबर सप्लाई। वी ड्रॉ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व विच इज NSP1, यानी कि प्राइस 1 के ऊपर हमारा जो लेबर सप्लाई है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। यानी जैसे जैसे हमारी जो है वो रियल वेज हमारे जो लेबर है उसकी बढ़ती जाएगी, तो वो ज़्यादा काम करने की
की तरफ मायल होगा, which gives the amount of labor supply for each value of money wage, given that the price level is P1. The curve is upward sloping. क्यों upward sloping है? Because the given price level, higher money wage is a higher real wage. हायर मनी वेज का मतलब ये है कि असल में तो रियल वेज कांस्टेंट रहती है। ये हायर रियल वेज प्राइस के ऊपर हायर रियल वेज होगी तो आपको जो है वो ज्यादा नॉमिनल इनकम मिलेगी। आप जाहिर है कि रियल वेज तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन मनी वेज बढ़ेगी। वर्कर्स आर इंटरेस्टेड इन द रियल वेज सो ईच प्राइस लेवल विल हैव अ डिफरेंट कर्व। तो जैसे जैसे प्राइस का लेवल चेंज होगा वैसे वैसे आपकी जो है वो लेबर सप्लाई का कर्व चेंज होगा, क्योंकि लेबर जो है वो रियल वेज को देख रही थी। अब देखें रियल वेज का फॉर्मूला क्या है। W/P है। अगर W कांस्टेंट रहता है और प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो रियल वेज कम हो जाएगी। फॉर अ गिवन मनी वेज ईच प्राइस लेवल विल mean a different real wage and hence a different amount of labor supplied। तो हर प्राइस लेवल पर इसका मतलब ये है कि उस पे रियल वेज उसकी डिफरेंट होगी, इसलिए उसकी लेबर सप्लाई का डिफरेंट होगा। एट प्राइस पी लेवल P2 P1 or twice that of P1, the labor supply curve is in figure 3.5 shifts to NS2P1, less labor is supplied and any money wage any money wage, because at the higher price level a given money wage corresponds to a lower real wage। ये मैं पहले बता चुकी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि लेबर डिमांड लेबर सप्लाई के इक्वल है और यहाँ पर रियल वेज W/P नोट है। यहाँ पर जो लेबर की सप्लाई लेबर की क्वांटिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो एन नोट है। यही हम नीचे परपेंडिकुलर जाते हैं और ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो कि पॉजिटिवली स्लोप है विच टेल्स y इज फंक्शन ऑफ k कांस्टेंट एंड n लेबर, और हमारे पास y नोट जो है वो प्रोडक्शन देती है। तो n नोट के कोरस्पॉन्डिंग वाई नॉट प्रोडक्शन दे, तो ये तो इक्विलिब्रियम एक दफा हासिल हो गया। अब हम आगे देखना है कि इक्विलिब्रियम रिटेन कैसे होता है, क्योंकि क्लासिकल के मुताबिक जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है और वो उसका लेवल शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं हो सकता। अगले डायग्राम में हम यही देखेंगे कि ये लेवल कैसे चेंज नहीं होता। तो हमारे पास a rise in the price level shifts the labor supply schedule plotted against the money wage upward to the left. The individual worker is interested only in the real wage can be seen from the fact that same level of labor N1 is supplied at a money wage W1 and a price level of P1 real wage as at money wage and price combination of 2W1 and 2P1 or 3P1 3P1 real wage is equal to W1 or P1 at both points। अब हमें मैं इसको पढ़ने के पहले ये बताती हूँ कि ये तो वही चीज है जो हमने पिछले डायग्राम में पढ़ा कि लेबर जो सप्लाई है पॉजिटिवली स्लोप, लेबर डिमांड जो है नेगेटिवली स्लोप है और रियल वेज W1 P1 के बराबर जो है वो बराबर है। जब वेजेस डबल हो जाती है 2W1 और प्राइसेस डबल होती है 2P1, और जब वेजेस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं देन 3W1 और प्राइसेस भी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम कहते हैं फर्ज करें वेजेस आपकी $200 है और आपकी जो है वो आपकी जो प्राइस लेवल है वो 100 है। तो जाहिर है 200 और 100 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसको डबल कर लें 200 की जगह 4 और 100 की जगह 200, तो जो फिर भी जवाब जो है वो 2 ही आएगा। फिर इसको आप और ट्रिपल टाइम कर लें यानी आप 600 कर लें और फिर इसको हमने सॉरी यहाँ हमने 200 और 400 और फिर इसको 600 कर लें और इसको भी हमने जो है वो 100 की बजाय 300 कर लें तो हमारे पास 2 ही रियल वेज आएगा। तो अब के हमने ये कहा है कि नॉमिनल वेज भी और रियल वेज सॉरी नॉमिनल वेज और प्राइस लेवल के अंदर प्रोपोर्शनल चेंज आ रही है, जिसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है इस पॉइंट से अगर हम इसे ई नोट कह दें तो यहाँ से खिसकता नहीं है, यानी यहाँ से ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल यही होगा। अब क्लासिकल के मुताबिक फुल एम्प्लॉयमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट, इसलिए ये शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होगा। और यहाँ एक और चीज बताती जाऊं कि क्लासिकल का एक बहुत बड़ा पिलर ये भी है कि वेजेस नॉमिनल वेजेस एंड प्राइसेस बोथ आर फ्लेक्सिबल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड फ्लेक्सिबल
है तो फिर डाउनवर्ड भी फ्लेक्सिबल है। और दोनों में जो है प्रोपोर्शन चेंज अगर आए तो फिर रियल वेज हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अब अगर हम इसको मजीद हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो हमारी जो इक्वल प्रोपोर्शन चेंज है, ये इसको अगर हम एम्प्लॉयमेंट और साथ मनी वेजेस के साथ, ये तो था ना एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज के साथ, एक्सेस के साथ, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और नॉमिनल वेज है। तो अब हमने देखना है ये जो प्राइसेस है ना P1 और ये W1 है, इनको हमने डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर की डिफरेंट कर्व्स के साथ देखना है। सबसे पहले तो ये हमारे पास MPN.P1 है जो कि डिमांड फॉर लेबर का कर्व है, जो कि हमारी जो नॉमिनल वेज के साथ जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। और MPN मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और प्राइस को जब ज़रब देते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आती है। इसी को हम डिमांड कर्व फॉर लेबर भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इस पे जो इसी प्राइस P1 पर डिमांड फॉर लेबर ये थी, और सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो NDP1 है। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास W1 है, जो कि हमने यहाँ पर इनिशियल इक्विलिब्रियम लिया था। ये वही हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास आप देखें कि प्राइस लेवल फर्ज करें, यहाँ पर हम पहले चेंज लाते, प्राइस डबल हो जाती है, 2P1 हो जाती है। तो जब प्राइसेस डबल होती हैं तो एक्चुअली जो प्राइसेस के डबल होने से प्रोड्यूसर्स की जो प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं और उनका डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। और ये एम पी एन और .P2 पर ये डिमांड फॉर लेबर का कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आप देखें कि अगर ये डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है तो जाहिर है कि इसी वेज रेट के ऊपर डिमांड फॉर लेबर आपकी फर्ज करें ये N21 है। N21, N2 नहीं, N2 है। यानी आप अगर वेज रेट यही रहे तो लेबर इतनी डिमांड की जाएगी, क्योंकि अभी प्राइसेस बढ़ी हैं, डब्ल्यू नहीं बढ़ा। प्राइसेस के बढ़ने से प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट तो बढ़ेंगे, लेकिन उनकी जो वेज रेट अगर कांस्टेंट है तो वो प्रॉफिट कमाएंगे, तो डिमांड फॉर लेबर इतनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्लासिकल कहते हैं कि जब प्राइसेस चेंज होती हैं तो इक्वल प्रोपोर्शनल चेंज अगर आती है आपके नॉमिनल वेज के अंदर, तो इसी प्राइसेस के ऊपर जो है वो फिर लेबर जो है वो अपनी, क्योंकि उनकी रियल वेज कम हो जाती है, तो वो अपनी सप्लाई ऑफ लेबर को क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ लेबर को कम कर देंगे। तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है इसी प्राइस जो P1 के की वजह से जो है वो प्राइसेस आपकी जो है वो 2P1 तो हो जाएगी, लेकिन साथ ही आपकी जो है वो मेन वेज रेट भी 2W1 हो जाएगी। तो जो एक इफेक्ट था आपकी इनिशियल आपकी डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर, तो इसी P1 के ऊपर, तो हम देखते हैं कि अब 2P1 है, तो अब प्राइसेस डबल हुई हैं तो आपकी वेज रेट भी डबल हो जाएगा। तो इन दिस वे आपका जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो N1 पे आ जाएगा। अब फर्ज करें जब आपकी प्राइसेस 2P1 होती हैं तो इसी में फिर जो है वो क्या करेंगे कि डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से MPN.3P1, और फिर इसके रिस्पॉन्स में जो है वो अ, आपकी जो लेबर है उनकी रियल वेज कम होगी, तो फिर वो अपनी सप्लाई ऑफ लेबर कम कर देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब प्राइसेस 3 टाइम बढ़ी हैं तो आपकी जो है वो नॉमिनल वेज भी 3 टाइम बढ़ी है। तो पता चला कि ये जो यहाँ पर आपकी नॉमिनल वेज और प्राइसेस के अंदर इक्वल प्रोपोर्शन चेंज आ रही है, तो यहाँ पर ये सारे कॉस्ट सारी इक्वल हैं, वन वन टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट का लेवल चेंज नहीं होता। तो इसी W1 2W1 और 3W1 को हमने W1 2W1 ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग है। और ये जो P1 है, P2P1 है और 3P1 है,
ये हमारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग है सारे के। तो पता चला कि क्लासिकल ने अगर ये कहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, तो एग्रीगेट जो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसका लेवल कांस्टेंट रहता है। तो ये बात हमने डायग्रामेटिकली भी प्रूव कर दी कि क्लासिकल के मुताबिक तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि क्लासिकल के मुताबिक आपकी जो है वो डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर बनती है जब इक्वल, तो वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और प्राइसेस फॉर वेजेस आर फ्लेक्सिबल, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकती हैं। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो आउटपुट का लेवल भी, सॉरी, ये आउटपुट का लेवल भी कांस्टेंट ही रहता है। तो हमने इसे एक्सप्लेन कर लिया है। अब इसको हम फर्दर देख लेते हैं कि यहाँ इक्वल प्रोपोर्शन लेबर है, तो हम कहते हैं लेबर की सप्लाई कांस्टेंट है। ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हैं, लेकिन एक बात याद करें, रिकॉल दैट द कंडीशन मेट एट ऑल पॉइंट्स अलोंग द लेबर डिमांड कर्व इज, कि लेबर की डिमांड कर्व के ऊपर कंडीशन ये पूरी होती है कि डिमांड फॉर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो उनकी रियल वेज के बराबर है। मैंने पहले भी हमेशा स्टूडेंट को बताती हूँ कि इस्लामिक असूल भी यही है कि किसी शख्स को मुआवजा जो है वो उसकी मार्जिन प्रोडक्ट के मुताबिक यानी अदल के तकाजों के मुताबिक देना चाहिए, ताकि उसको खुशी हो कि मैंने जितना काम किया है सारे सबको बराबर नहीं मिला, मुझे ज्यादा मिल रहा है, या अगर मैंने कम काम किया तो। सो ये जस्टिस के असूलों के मुताबिक है कि एवरी लेबर शुड बी गिवन द रियल वेज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन इन द टोटल प्रोडक्शन थ्रू हिज मार्जिन प्रोडक्ट। तो हमारे पास इफ वी वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ लेबर दैट विल बी डिमांडेड एंड मनी वेज वाज द केस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, द आंसर डिपेंड्स ऑन द प्राइस लेवल, कि हमने कितनी डिमांड, हम कहते हैं विल डिमांडेड एट एनी मनी वेज, के लेबर की कितनी डिमांड होगी मनी वेज पे। तो हमें देखना होगा कि प्राइस लेवल क्या है। गिवन द मनी वेज द फर्म विल चूज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट विच, फर्म ऐसा लेवल एम्प्लॉयमेंट का चुनेगी जहां पर उसकी नॉमिनल वेज जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टाइम प्राइसेस के बराबर हो। यानी उसकी नॉमिनल वेज, जाहिर है मिलती तो उसे नॉमिनल वेज ही है ना। अगर अगर हम इसको देखें तो हमारे पास रियल वेज इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और हम इसमें से नॉमिनल वेज लेना चाहते हैं तो प्राइस यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगी। यही काम हमने यहाँ किया है। सो तो जितनी उसे वेज मिलेगी वो उसकी जो है वो मार्जिनल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट जो रेवेन्यू जो है वो उसके मुताबिक मिलेगी। यानी उसका ये टाइम है, दैट इज मार्जिन प्रोडक्ट टाइम्स द प्राइस लेवल, यानी हर मार्जिन प्रोडक्ट को प्राइस से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो है वो उसकी नॉमिनल वेज आ जाएगी। सो इक्वेशन 3.9 की बात करें, at successively higher price level P1, P2, P1, 3, P1, the labor demand curve plotted against the money wage shift to the right, MN P1 to, ये मैं सारा बता चुकी हूँ। So more labor is demanded at higher price level because the money wage corresponds to low real wage. ये बात मैं बता चुकी हूँ। The demand for labor depends on the real wage. Demand for जो लेबर है वो रियल वेज पे डिपेंड करती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और एक ही प्रोपोर्शन इंक्रीजेस इन द मनी वेज एंड प्राइस लेवल फ्रॉम W1 P1 टू W1 2 P1, ये कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के हैं। CW1 3P1 और लीव लेबर डिमांड अनचेंज एट लेवल N1। सो ये फिर डिमांड लेबर की चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब फर्म को पता चलेगा या प्रोड्यूसर को पता चलेगा कि प्राइस में जो इजाफा हुआ उतना ही हमें नॉमिनल इनकम में इजाफा करना पड़ा है, तो फिर वो कभी भी लेबर को नहीं बढ़ाएंगे। दे लीव द रियल वेज अनचेंज W1 P1 वेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द डिमांड N1 इन फिगर 3.5 एरिया में पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स हमें अब इसका मतलब ये हुआ है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फिनिशिंग दिस चैप्टर। अब हमें यहाँ पर पड़ेगा द इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.5 इज यूजफुल इन कंस्ट्रक्टिंग द क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब वो कहता है कि हमें इसका मकसद क्या था, कि हमने जब लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिया है तो वो हमें किस चीज में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास वाइज फंक्शन ऑफ के बार और लेबर था।
तो हमने देखना है कि अब हमने जो सारे काम कर लिए, लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम ले लिया, फिर हमने ये भी देख लिया कि कैसे नॉमिनल और नॉमिनल वेज और प्राइस लेवल अगर इक्वल प्रोपोर्शन चेंज हो तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। तो अब हम देखते हैं कि ये वाली फिगर हमें क्या हेल्प करेगी। मैंने इसे बोल्ड में लिखा है बच्चों, ये इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके करने का मकसद है कि हमने क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जनरेट करना था। और सप्लाई फंक्शन बताता क्या है? a relationship that makes clear the supply determine nature of output in the classical, यही बात है। This is the point where we have worked hard to reach this point, के क्लासिकल्स का एक कहना, जहाँ उनकी बहुत सी बातें जो है वो हरफे आखिर होती हैं, वो ये भी कहते हैं कि आउटपुट जो है वो सप्लाई का ये बताएगा कि आउटपुट जो है वो सप्लाई डिटरमिनेंट है। यानी कि सप्लाई साइड की वजह से आउटपुट बढ़ती है, डिमांड साइड की वजह से नहीं बढ़ती। अब क्लासिकल को हम सप्लाई साइडर कहते हैं, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जो आउटपुट में चेंज आती है वो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन में जो हमें बताती है कि आउटपुट में चेंज सप्लाई डिटरमिन है। तो फिर केन्स ने जब रेवोल्यूशन अपना लेके उसने कहा नहीं, केन्स के मुताबिक जो है वो आउटपुट जो है वो डिमांड डिटरमिन होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड है। तो दोनों में यही चेंज है, और अब दोनों में फर्क भी यही है। देखो, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालॉग टू द माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्म सप्लाई का। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व को समझने की कोशिश करते हैं तो फर्म से जंप करके हम पूरी इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, और पूरी इकोनॉमी के अगर फर्म्स की सप्लाई कर्व को जमा करेंगे तो हमारे पास जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व इकोनॉमी आ जाएगा। फॉर द फर्म the supply curve gives output for coming at each level of product price। तो हमने आपको सप्लाई का जब जिक्र करना हो तो हमें साथ साथ प्राइस का जिक्र करें, यानी किस कीमत के ऊपर सप्लाई की क्वांटिटी हमने कितनी जो है वो भेजनी है मार्केट में। तो एट एवरी पॉइंट सप्लाई का जो ना आउटपुट देता है उस आउटपुट की वो क्वांटिटी जो उस प्राइस से रिलेटेड हो। सो हर एक सप्लाई के साथ डिफरेंट प्राइस अटैच होगी। For the perfectly competitive firm, profits are maximized as we seen, where marginal cost W over MP NI, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर है फर्म की, आयत फर्म की जो है वो नॉमिनल वेज डिवाइडेड बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द आयत फर्म है। आयत फर्म है इक्वल प्रोडक्ट प्राइस, वो उसकी प्रोडक्ट प्राइस के बराबर हो जाएगी। और इक्विवेलेंटली वेयर वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स द रियल वे, या दूसरे अल्फाज में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ आई फर्म इज इक्वल टू इट्स रियल वेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो रियल वेज के बराबर भी ये हो सकती है। सो मार्जिनल, ये हम कब से कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डब्ल्यू ओवर एम पी एन आई है, और एम पी एन आई की अगर हम वैल्यू लेना चाहें, क्वांटिटी लेना चाहें, या उसकी इंग्रेडिएंट्स लेना चाहें, तो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर ऑफ आयत फर्म इज इक्वल टू द रियल वेज। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको रियल वेज के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। The individual firms takes the money wage as given in deciding on the optimal output to supply, and therefore the quantity of labor higher। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिविजुअल जो है फर्म्स है वो देखती है कि मार्केट में जो आपकी नॉमिनल वेज है वो गिवन है। क्योंकि हम जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करते हैं स्टूडेंट, तो परफेक्ट कंपटीशन की एक क्वालिटी ये है कि वहाँ प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, और दे स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। So not the single consumer and not the single producer can affect the market trend or market predetermined prices due to his or her own individual decision, because he is among the large number। तो लार्ज नंबर की, जैसे समंदर में एक कतरा हो तो चले दरिया ले लें, महंगी है या तालाब ले लें, एनीवेज एक कतरे की
इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए वो समझता है कि ये गिवन है। और अब वो डिसाइड, किस लिए वो डिसाइड करता है, वो इन डिसाइडिंग ऑन द, जब वो आउटपुट टू सप्लाई, यानी कितनी क्वांटिटी आउटपुट की वो सप्लाई करे, और कितनी इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए क्वांटिटी ऑफ लेबर को उसे हायर करना है। यानी दो डिसीजन उन्हें बनाने हैं कि एक तो आउटपुट को सप्लाई कितना करना है, और उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो वो ये फर्म करता है कि फर्म जो है वो समझता है कि मनी वेज जो है वो कांस्टेंट है। मनी वेज इज द प्राइस ऑफ द लेबर, सो तो कांस्टेंट है और गिवन है। तो उसी गिवन के ऊपर वह जितनी चाहे सप्लाई बढ़ा दे, और जितनी चाहे लेबर की जो है वो क्वांटिटी बढ़ा दे। वन फर्म वुड नॉट एक्सपेक्ट इस एफर्ट टू हायर मोर लेबर टू कॉज द मनी वेस्ट टू चेंज। कोई फर्म जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी बात का पता होता है कि वो ये समझती है कि अपने पर्सनल डिसीजन से वो जो है वो मनी वेज को चेंज कर सकेगी। बिकॉज हालांकि हर फर्म चाहती तो ये है ना कि वो मनी वेज को कम कर दे और उसका प्रॉफिट बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। लेकिन वो चाहने के बावजूद भी अपने इंडिविजुअल डिसीजन से मनी वेज को अफेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज द फर्म इज प्राइस टेकर। सिंपली प्राइस टेकर होती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, बिकॉज द फर्म इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। बिकॉज द मनी वेज इज अस्यूम टू बी फिक्स, हम ये फर्ज कर लिया है कि मनी वेज फिक्स ही रहेगी। The output short period में the output supply curve for the firm is positively sloped। तो आउटपुट का कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। तो फिक्स मनी वेज के ऊपर आपकी आउटपुट का सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। ठीक है। हायर प्राइसेस मीन लोअर रियल वेज। जब प्राइसेस हाई हो जाएंगी, मैंने डब्ल्यू ओवर पी है ना, अब आपका डिनोमिनेटर जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपकी रियल वेज जो है वो कम हो जाएगी। कंसिक्वेंटली द फर्म डिमांड्स मोर लेबर एंड प्रोड्यूस मोर आउटपुट। तो जब प्राइसेस हाई होंगी तो वो द फर्म डिमांड मोर लेबर, तो वो ज्यादा लेबर को डिमांड करेगी और प्रोड्यूस आउटपुट की ज्यादा क्वांटिटी करेगी। सो इनका ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हायर हायर प्राइसेस मीन हायर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट मीन हायर प्रोडक्शन लेनी है। हायर प्रोडक्शन के लिए लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी और आउटपुट भी बढ़ जाएगी। इन कंस्ट्रक्टिंग द एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉर द इकोनॉमी, अगर हम किसी इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट आउटपुट नहीं, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहते हैं, वी कैन नॉट एज्यूम दैट द मनी वेज रिमेन फिक्स्ड। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मनी वेज फिक्स रहता है। एज आउटपुट एंड लेबर इनपुट आर वेरिड, कि जब आउटपुट और लेबर की इनपुट चेंज हो रही है, तो एक तरीका जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को, ये बहुत, इसको आप अंडरलाइन करें। आप जब नोट्स बनाएं तो आप देखें कि हम इंडिविजुअल फर्म के लिए तो कह देते हैं, लेकिन ये कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इकोनॉमी का, उसके लिए हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि मनी वेज कांस्टेंट है, क्योंकि आउटपुट एंड लेबर आउटपुट आर वेरिड। तो जब आपके आउटपुट और लेबर की इनपुट जब चेंज हो रही है, तो हम मनी वेज को कांस्टेंट नहीं रख सकते। The money wage must adjust to maintain equilibrium in the labor market। मनी वेज को पार्ट प्ले करना पड़ता है, करना चाहिए, कि वो लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है, या डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर का इक्विलिब्रियम को मेंटेन रख सके। सो मनी वेज जो है वो एक बड़ा वो पार्ट प्ले कर सकता है, इम्पोर्टेंट इन determining the equilibrium or maintaining the equilibrium in the labor market. With this important difference, the aggregate supply curve addresses the same question as its microeconomics analog। तो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो उसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालॉग है, यानी हम उसके साथ प्राइस के साथ साथ इसको चेंज करेंगे। हाउ विल द लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाइड वेरी व्हेन वी चेंज द प्रोडक्ट प्राइस। नो द क्वेश्चन इज, हम देखते हैं कि जब प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है, तो फिर आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो या आउटपुट सप्लाइड जो है वो क्या चेंज आ रही है।
In figure 3.6, we construct the classical aggregate supply function. Consider output supplied at three successively higher price level P1, 2P1, 3P1, and we are plotted in 3.5 at price level P1 and money wage W1, employment was N1, and we assume that the resulting output is Y1 as shown in the figure. हम इसको देख लेते हैं। ये मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स रियल वेज हम तो पीछे कर चुके हैं, बहरहाल यहाँ पर इसका काम नहीं था, ये इसका आगे हेडिंग। तो आप इसको ये यहाँ पर लगा सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई का फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। तो हम ये देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है, यहाँ पर हमने आउटपुट लिया और ये एग्रीगेट हमारा जो है वो प्राइस लेवल है। ये वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब ये है कि ये साइलेंट है, अनरिस्पॉन्सिव है टू द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। सो पहले भी हमने जो पहले देखी थी लेबर मार्केट में भी P1 है, ये फिर प्राइसेस डबल हो गई, फिर आपकी प्राइसेस ट्रिपल हो गई, बट आपकी एग्रीगेट आउटपुट सप्लायर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये Y1 ही रहती है। अब उसकी वजह क्या है? क्लासिकल्स कहते हैं कि ऑलवेज full employment in the economy. After the full employment, if the aggregate demand increases, only the prices will increase. Output supplied will not increase. How will output supplied vary as we go on price level 2P1 or price 2P1? In the money wage remains at W1, we can see the figure labor demand would increase to N2. हमने फिगर 3.5B में देखा था कि लेबर की डिमांड जो है वो अ, अगर कांस्टेंट रहे, वी कैन सी के दैट लेबर डिमांड वुड इंक्रीज टू N2। लेट्स सी, मैंने पहले वैसे एक्सप्लेन किया है, जब आपकी लेबर की डिमांड बढ़ती है तो ये देखिए ये वाला जो प्राइस आपका MP N2P1 है, वो आप सप्लाई तो वही रही, लेकिन आपकी जो डिमांड फॉर लेबर है जो बढ़ जाती है और सप्लाई नहीं बढ़ती, तो उस वक्त जो है वो N2 जो है वो लेबर की डिमांड बढ़ेगी। देयर विल बी एन एक्सेस डिमांड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी जो डिमांड फॉर लेबर है वो अ, अब आपकी जो है डिमांड फॉर लेबर एक्सेस हो जाएगी। फॉर लेबर इक्वल टू N2 माइनस N2 डैश माइनस N2 यूनिट्स एंड मनी वेज विल राइज। तो आपकी जो है वो N2 to N2 to N2 dash और N2 units and the money wage will rise। तो money wage जो है वो कम हो जाए, will rise हो जाएगी। So the process it at work here is one of some firms responding to higher prices by attempting to expand employment and production। इस प्राइसेस पर नॉट ऑल बट सम फर्म इसको रेस्पॉन्ड ऐसे करेंगी कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को और प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ये बात याद रखें कि एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन गो साइड बाय साइड। Where there is employment there will be production एंड एक्सेट्रा। तो एक्सपेंड, लेकिन आज के दौर में अगर देखें तो आप तो रोबोटिक्स का दौर है, तो एम्प्लॉयमेंट इंसान की बजाय रोबोटिक्स की एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो हो सकता है कि इन दैट सेंस जो आपकी फिजिकल लेबर जो एक्चुअल है उसकी डिमांड के ऊपर कमी आ जाए और रोबोट की डिमांड में इजाफा हो जाए, तो एम्प्लॉयमेंट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम द ह्यूमन टू द रोबोट। सो लेकिन ये थ्योरी तो यही कहती है और ये आज तक हिस्टोरिकली भी यही बात प्रूव हो चुकी है अब तक के दौर में कि प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट कचौली दामन का साथ होता है। प्रोडक्शन वाई इज अ फंक्शन ऑफ के बार एंड एल लेबर चेंज होगी, तो जैसे जैसे लेबर चेंज होगी वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होगी। टू एक्सपैंड एम्प्लॉयमेंट दे रेज मनी वेजेस इन एन एफर्ट टू बिड वर्कर्स अवे फ्रॉम अदर फर्म्स। तो फिर वो क्या करते हैं कि जब उन्होंने ठान ही लिया कि हमने अपने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो वो फिर बड़ी प्राइसेस में से जाहिर है ये फल जो है वो
लेबर को भी देना चाहते हैं और ये उनकी नॉमिनल वेज बढ़ा देते हैं, यानी रुपए पैसे की शक्ल में, तनख्वाह की शक्ल में उनकी नॉमिनल वेज अब ज्यादा नोट उन्हें देंगे। फर्ज करें पहले 10,000 दे रहे थे तनख्वाह, तो अब 11,000 दे रहे हैं। तो मतलब ये कि आपकी नॉमिनल वेज जो है वो बढ़ जाए, नो मैटर कि उसके अंदर अब रियल वेज में क्या चेंज आती है। तो एक फर्म जो है फिर नॉमिनल वेज बढ़ा देती है। तो जब हमें द फर्म्स दैट लैग इन प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी वेजेस सफर हायर ट्रेड्स एंड लूज वर्कर्स, लेकिन जो फर्म ऐसा नहीं करेंगी कि वो मनी वेज को बढ़ाएं, तो लेबर तो नाराज हो जाएगी। तो फिर उनका क्विट रेट मीन्स कि लेबर उनके कारखाने को या उनके प्रोडक्शन यूनिट्स जहाँ पे चल रहे हैं वो छोड़कर चले जाएंगे, और वो जो लेबर जो उनके साथ बड़ा मतलब उनकी प्रोडक्शन में एफिशिएंट पार्ट लेकर थे, वो उन लेबर से को लूज कर देंगे ड्यू टू उनकी हठ धर्मी के हमने तो मुआवजे नहीं बढ़ाने, हमने तो सारा अपने जेब में लेके आना। तो आपका जो ऐसा बिहेवियर है ये आपके लेबर को लूज कर देगा। सो अब ये पता चला कि जब इन आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो वेज रेट नॉमिनल वेज बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे हमने कहा प्राइसेस 2P1 हुई है तो आपकी नॉमिनल वेज 2W1 हो जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ राइजिंग मनी वेज will stop only when the money wage has increased sufficiently to re-equilibrate supply and demand in the labor। ये इतनी मतलब ये प्रोसेस मनी वेज का वहां पर खत्म हो जाएगा जहां पर के वो इतनी बढ़ जाएंगी, सफिशिएंटली एनफ बढ़ जाएंगी कि जिसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर को हम री इक्विलिब्रेट यानी दोबारा हम इक्विलिब्रम हासिल कर लेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जैसा हमने पीछे देखा था। So, as can be seen in figure 3.5b, the equilibration occurs at a money wage of 2W1, where the money wage has increased proportionately with the price level. At this point, the initial real wage is restored. अब ये important चीज है कि अब जो लेबर जो नाराज थी कि प्राइस बढ़ने से उनकी नॉमिनल इनकम नहीं बढ़ी, तो उनकी रियल वेजेस कम हो गए, तो उनकी रियल वेजेस रिस्टोर हो जाएगी, तो वो अपने काम पे बरकरार रहेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट इज बैक एट इट्स ओरिजिनल लेवल। तो एम्प्लॉयमेंट बजाय कम होने के वो अपने ओरिजिनल लेवल पर आ जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली आउटपुट सप्लाइड एट प्राइस लेवल 2P1 इज इक्वल टू Y1 द आउटपुट लेवल फॉर प्राइस लेवल P1। तो उसी लेवल पे आ जाएगी। तो ये बात मैंने जो की है ये हमने हवा में नहीं की, हमने इसको किया कि जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ती थी तो ये डिमांड एक्सेस हो जाती थी, और फिर जो है सप्लाई आपकी जो है इधर थी। तो फिर क्या हुआ कि प्राइस बढ़ी है तो आपने W2W1 तक ये बढ़ा देंगे, यहाँ डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर की दोबारा दोबारा बराबर आ जाएगी, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो रिस्टोर हो जाएगा। सो हम इसी के आगे पढ़ रहे हैं। At a still higher price level of 3P1, the money wage rises to 3W1, but again output is unchanged. Y1, the aggregate supply curve is vertical. So higher prices provide a spur to the, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जब ये काम होगा तो फिर क्या होगा। P1 2P1 3P1 पे जब आपकी W1 2W1 मुआवजे बढ़ेंगे और ये 3P1 पर मुआवजे जो है वो वेज रेट जो है वो 3W1 हो जाएगा, तो आपकी इक्विलिब्रियम जो है वो रेस्टोर हो जाएगा, और आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर है वो वर्टिकल हो जाएगा, और क्योंकि इस पे आपका एग्रीगेट जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी वर्टिकल ही है। Higher prices provide spur to output only if they are not matched by proportionately higher money wage। अब देखें जब प्राइसेस जो हायर होती हैं जो उस वक्त तक आपकी आउटपुट को स्पर्क करेंगी, बढ़ाएंगी, शौक होगा, जज्बा होगा, वलवला होगा कि हम अपने आउटपुट को बढ़ाएं, क्योंकि अभी नॉमिनल वेज नहीं बढ़ी तो सारे का सारा प्रोड्यूसर की जेब में जाएगा, बिकॉज उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ी, जो चीजें वो बेच रहा है वो महंगी बेच रहा है पहले से, तो उसके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ओनली इफ दे लोअर द रियल वेज, यानी दूसरे अल्फाज में डब्ल्यू कांस्टेंट है और पी बढ़ गया तो रियल वेज कांस्टेंट नहीं रहेगी बल्कि गिर जाएगी। यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर डब्ल्यू कांस्टेंट है तो पी जो है वो बढ़ जाने से रियल वेज कम होगी, तो
आपकी जो लेबर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज, और ये इनवर्स फंक्शन है। सो लोअर द रियल वेज तो हायर द डिमांड फॉर लेबर एंड हायर द आउटपुट। Given the assumption we have made, however, equilibrium in the labor market requires that money wages rise proportionally with the prices के, लेकिन लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या ये तकाजा है जहां जहां प्राइस जब जब बढ़े तो इक्वल प्रोपोर्शनेट इंक्रीज या राइज होनी चाहिए किसमें, नॉमिनल वेज में, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम रियल वेज इन द मार्केट, ताकि मार्केट में रियल वेज को मेंटेन रखें, लेबर जो है नाराज ना हो, क्योंकि लेबर की जब रियल वेज कम होती है यानी उसकी जो उसी तनख्वाह से, उसी मुआवजे से, उसी नॉमिनल इनकम से अब वो के पहले से कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है, तो वो नाराज हो जाएगा। तो उसको मार्केट में रिटेन करने के लिए लेबर को आपको उनके मुआवजे में उतने ही प्रोपोर्शन से इजाफा करना पड़ेगा जिस प्रोपोर्शन से आपने नॉमिनल आपके प्राइस लेवल बढ़े। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के जब भी बजट आता है तो उस वक्त जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो आप देखा होगा तनख्वाहदार तबके को गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ 10%, 15, 20% 25% तक तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा करती है। वो इक्वल प्रोपोर्शन तो नहीं है, ना ही वो थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, लेकिन एक रूटीन तो है ना कि लेबर की रियल वेज को कम से कम अगर बहुत ज्यादा कांस्टेंट नहीं रख सकते तो उसे रियल वेज को ज्यादा अशरा से गिरने ना दिया जाए, ताकि लेबर अपने पिछले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रख सकें। द वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व illustrates द सप्लाई डिटरमिनेट नेचर ऑफ आउटपुट इन द क्लासिकल मॉडल। हमने बार बार कहा है कि क्लासिकल के मुताबिक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर द रियल वेरिएबल्स आर डिटरमिनेट सप्लाई डिटरमिनेट नॉट द एग्रीगेट डिमांड डिटरमिनेट। बार ये रेड भी मैंने इसलिए लिखा है, तो ये बात आपने सुनहरी रूप से लिखना है कि क्लासिकल के मुताबिक जो हमारे चैप्टर का नाम ही था आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो है वो हमारा जो है वो क्या डिटरमिनेंट था, आउटपुट सप्लाई डिटरमिनेंट था। सो हम इसको और बेहतर भी कर सकते हैं। The vertical aggregate supply curve state the supply determinate nature of the output in the classical model. For output to be equilibrium, V must be on the supply curve, आउटपुट मस्ट बी एट वाई। तो इक्विलिब्रियम पे हमें सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल ही मिलेगा। सो नाउ कंसीडर द फैक्टर्स दैट विल नॉट अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल। अब ये कहानी तो यहाँ तक खत्म हो गई कि हमने साबित कर दिया कि आपकी जो आउटपुट है वो सप्लाई डिटरमिन है। तो और वो वर्टिकल कर्व हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व का, प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, नॉमिनल वेज भी चेंज हो जाएगी लेकिन रियल वेज कांस्टेंट रहेगी, और आपकी जो है वो आउटपुट भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि लेबर मार्केट क्लियरिंग हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में भी क्लियरिंग हो जाएगी, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो सप्लाई डिटरमिन है। नो अगर ये दो हम कहते हैं सप्लाई डिटरमिन है, तो वो कौन से फैक्टर हैं विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट द क्लासिकल अगर ये कहते हैं कि ये फैक्टर जो है वो सप्लाई डिटरमिन है, तो आउटपुट तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में वो कहता है कि इनकी वजह से आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आती है। तो because output and employment are supply determine the level of aggregate demand will have no effect on the output। ये रेड कलर में जवाब दे दिया है इस सवाल का कि वो मैं जो बार बार कह रही हूँ कि आपका जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है उसका आपकी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो असर पड़ता है ये तो क्लासिकल ने कहा था, उन्होंने उसे पहले ही ये कह दिया कि एग्रीगेट आउटपुट की वजह से, एग्रीगेट डिमांड की वजह से आपकी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। As John Stuart Mill advised the legislator को उसने एडवाइस करते हुए लिखा, he need not give himself concern on the demand for output factors such as quantity of money, कि हमें जो है वो डिमांड फॉर आउटपुट पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी जो है जिसे हम स्टॉक ऑफ मनी भी कह सकते हैं, कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है
यानी जो कि फिस्कल पॉलिसी का इंग्रेडिएंट है, एंड लेवल ऑफ डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स बाय बिजनेस सेक्टर आर ऑल डिमांड साइड फैक्टर्स। कि उसने बता दिया कि वो, उसे कहते हैं डिमांड साइड फैक्टर जो है ना वो अफेक्ट नहीं करते। फिर उसने बता दिया कि डिमांड साइड फैक्टर कौन से हैं, वी शुड इनमरेट इट। कि पहला तो क्वांटिटी ऑफ मनी है, फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स बाय द बिजनेस सेक्टर है। ये सारे डिमांड साइड के फैक्टर्स हैं। आप देखिए केन्स ने जो इक्वेशन दी थी ना, वो सी प्लस आई वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी थी। तो और फिर फॉरेन नेट एक्सपोर्ट्स पे थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हम स्पेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और फिर डिमांड पर, ये उसी इक्वेशन के अंदर आता है। तो द केस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब अगर गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी देखें तो उसके दो ही रुख हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू है जो कि बेसिकली टैक्स कलेक्शन से होती है, दूसरा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग का तो उसने वाजे कह दिया कि ये आपकी जो है वो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन वो केस ऑफ जो ना दूसरा हिस्सा है जो फिस्कल पॉलिसी का, वो ये है कि ये टैक्स की पॉलिसी जो है वो कम्प्लेक्स है, जरा मुश्किल है। चेंजेस इन टैक्सेस टू द डिग्री दैट दे अफेक्ट द डिमांड साइड, यानी कि टैक्स के अंदर वो चेंजेस जो कि आपकी एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, विल नॉट अफेक्ट आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो साफ उसे बता दिया कि टैक्स के अंदर चेंजेस जो है वो और डिमांड साइड के अंदर वो आपकी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं लाएगा। बट चेंजेस इन टैक्स रेट्स आल्सो हैव इंसेंटिव टू सप्लाई साइड इफेक्ट्स। लेकिन वो कहता है कि अगर हम टैक्स के रेट में इजाफा या कमी करते हैं तो वो इंसेंटिव हो सकता है कि फर्ज करें आप टैक्स कम कर दें, तो जाहिर है प्रोड्यूसर खुश होंगे कि उन्हें अब टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो वो इंसेंटिवाइज हो जाएंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे कि सारा हमारी जेब में जाएगा, हमें गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। इफेक्ट्स दैट डू मैटर फॉर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, वो कहता है ये उसके लिए आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के लिए मैटर हो सकता है टैक्स के रेट्स। ठीक है। नाउ वी are heading towards the conclusion of the chapter 3, and जो बातें हमने मतलब हर स्लाइड पे की हैं उनका लबे लबाब निचोड़ ये है। व्हाट इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ क्लासिकल मॉडल इन द सप्लाई डिटरमाइंड नेचर ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये साबित कर दिया था कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर सप्लाई डिटरमाइंड। तो उनके कौन से स्ट्राइकिंग फीचर हैं जो कि हमें अपील करते हैं। दिस प्रॉपर्टी फॉलोज फ्रॉम द वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो हमने कहा कि उनका सप्लाई कर्व तो वर्टिकल था। द क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व vertical. Why it is vertical? Why it is vertical? Because of the assumption we have made about the labor market. ये इसलिए वर्टिकल है कि जो असम्पशन हमने लेबर मार्केट में बनाया था। लेबर मार्केट में हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम में लेबर सप्लाई इज इक्वल टू लेबर डिमांड होगी। एनी चेंज इन प्राइसेस विल बी फॉलोड बाय द इक्वल प्रोपोर्शन चेंजेस द मनी वेजेस, द रियल वेज विल बी कांस्टेंट एंड एट द सेम because the real wage is constant, so the firm is not going to hire more labor, so the employment level is fixed. When the y is function of a and labor के constant है, और जब labor की quantity constant होगी तो y को output y यानी output को change करने वाला एक ही factor है, वो labor है। जब labor की quantity constant होगी तो आउटपुट कहाँ से प्रोड्यूस होगी, तो आउटपुट सप्लाई भी कांस्टेंट होगी। These assumptions in general, the foregoing portrayal of the labor and product market can be characterized by the auction market। अब वो क्लासिकल्स ने एक नई बात जो इंट्रोड्यूस करवाई है कि जो बिहेवियर हमने पोर्ट्रे किया है लेबर और प्रोडक्ट मार्केट में, यानी लेबर मार्केट में वो सप्लाई और डिमांड फॉर लेबर, और प्रोडक्ट मार्केट में हमने प्राइसेस और एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो सप्लाई ऑफ लेबर ली थी और सप्लाई ऑफ आउटपुट ली थी। तो उसका वो कहता है उसकी हैसियत एक ऑप्शन मार्केट जैसी है। लेबर एंड आउटपुट आर अस्यूम टू बी ट्रेडेड इन द मार्केट के ऑप्शन मार्केट में। जैसे आप मार्केट में ऑक्शन करते हैं, यानी आप ऐलान करते हैं कि मैंने डिमांड देनी है और वो कहते हैं सप्लाई देनी है, तो एक बोली लगती है ना, डिमांड लेबर एंड आउटपुट आर टू बी ट्रेडेड इन द मार्केट। जैसे बोली लगती है मार्केट में, तो लेबर की डिमांड और सप्लाई की भी बोली लगती है। दैट आर ये कहना चाहिए कि दैट इज ऑप्टिमली इन इक्विलिब्रियम और एंड इन ऑल पार्टिसिपेंट्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन
अनाउंस्ड रियल वेज रेट्स, तो एंड प्राइस लेवल, जहाँ पर दोनों फ्रीक यानी प्रोड्यूसर्स और लेबर फैसला करते हैं कि रियल वेज कितनी है और आउटपुट की प्राइसेस कितनी है रेस्पेक्टिवली. टू assumption implicit in the classical representation of the labor market are as follows. कि क्लासिकल की जो लेबर मार्केट में जो दो assumption छुपे हुए हैं वो कौन से हैं, यानी इम्प्लिसिट है. इम्प्लिसिट का मतलब छुपे हुए हैं, जो कि वाजे नहीं है लेकिन अंदर से जैसे कहते हैं ना खुशबू आती है, वो ऐसे खुशबू आ रही है. एक ये परफेक्टली फ्लेक्सिस प्राइसेस एंड वेजेस, जो मैं पहले बयान कर रही हूँ कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में प्राइसेस और वेजेस आर flexible upward भी है और डाउनवर्ड भी है. नंबर टू, परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स अबाउट द मार्केट प्राइसेस, कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन थे हैं, जो इकोनॉमिक हमारे एजेंट्स हैं, वो सब बायर्स हैं और सेलर्स हैं. दे शुड हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन. उसमें कि लूप होल ना हो, अगर लूप होल होगा तो फिर ये हमारा थ्योरी गलत साबित हो जाएगी. For whatever time period we assume, the equilibrium model determine employment and output equilibrium must be achieved, कि हमारी जो है वो equilibrium model determine करता है कि employment output equilibrium must be achieved. ये equilibrium हर सूरत में हासिल होना चाहिए. शॉर्ट रन के बारे में क्या राय है? If such a model is to explain employment or output in the short run, prices and wages must be perfectly flexible in that time period. हमने कहा कि क्योंकि क्लासिकल लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं और वो कहते हैं कि सारे इक्विलिब्रियम जो है वो लॉन्ग पीरियड में बहाल होते हैं, तो शॉर्ट पीरियड एक इंटरवीनिंग टाइम पीरियड है. ऐसा नहीं है कि प्राइसेस और वेजेस में चेंजेस नहीं आती, बल्कि चेंजेस आती हैं, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, फ्लेक्सिबल अपवर्ड और डाउनवर्ड होती हैं. इसलिए एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट भी शॉर्ट पीरियड में आपकी ऊपर या नीचे हो सकती है, बट इन द लॉन्ग रन आउटपुट का सप्लाई कर्व वर्टिकल. So, the auction market characterization of the labor market also requires that market participants have perfect information about market prices. तो लेबर मार्केट की ऑक्शन मार्केट में भी हमें ये फर्ज है कि पार्टिसिपेंट यानी जो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो लेबर सप्लाई करते हैं, लेबर सप्लायर्स एंड लेबर डिमांडर्स यानी कि फर्म, इनका भी नॉलेज लेबर मार्केट इनका भी लेबर मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए. बोथ सप्लायर्स एंड परचेजर्स ऑफ लेबर मस्ट know the relevant trading prices, तो इनको trading prices का भी इल्म होना चाहिए. This condition requires that when selling and buying labor at a given money wage, both workers and employers know the you say कि command over commodities that will result from such a wage. तो वो दोनों को, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को, इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कमांड ओवर कमोडिटीज दैट विल रिजल्ट फ्रॉम सच अ वेज, कि इतनी रियल वेज के ऊपर आप कितना आप लेबर के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं. तो एक तरफ हम नॉमिनल वेज की बात करते हैं, जाहिर है कि तनख्वाह तो नॉमिनल सूरत में मिलती है ना आपको 10,000 20,000, लेकिन रियल वेज उस वक्त होती है जब उसे प्राइस करते हैं. लेबर देखती रियल वेज है और फर्म भी रियल वेज देखती है, लेकिन मिलती तो उन्हें नॉमिनल इनकम है. So these two assumptions essential for the nature of the classical equilibrium theory of employment and output are the elements of the classical theory that Keynes attack. यही वो एलिमेंट हैं जो कि हम कहते हैं कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर सप्लाई डिटरमिनेंट, और इसी के ऊपर केन्स ने अटैक किया था. क्या किया था? केन्स ने अटैक किया था कि ये गलत कहते हैं, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट सप्लाई डिटरमिन नहीं है, बल्कि केन्स कहता है ये डिमांड डिटरमिन है. सो इफ वी कंक्लूड दैट अकॉर्डिंग टू, जिस चैप्टर का नाम ही था कि डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो नतीजा पूरे चैप्टर में सब कुछ पढ़ने के बाद जो लुबे लबाब है, गोल्डन हरूफ है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स output and employment are supply determined, and Keynes did not accept this as it is and criticized and said and presented his own model. उसने कहा कि output and employment का तल्लक supply determination से नहीं है, बल्कि ये जो है वो डिमांड डिटरमिन एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो केन्स ने इंट्रोड्यूस किया. बिकॉज कंसिडरिंग दैट एक्ट वी डिस्कस द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द क्लासिकल
So this the chapter 3 ends today. Thanks, student, for watching this video. I think you must have understood it well. If you think that it has enhanced your knowledge, do comment there that what did you feel about this lecture, and so that I should be going on the track of uploading more videos. So hopefully, with the hope and prayers and wishes for a bright day, I bid Allah Hafiz and uh, goodbye. See you in the next video.